हेलो स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने जो अलैंगिक जनन होता है उसकी विधियां बताई थी। ठीक, तो कुछ विधियां और भी थीं आपकी अलैंगिक जनन की कि अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। ठीक, तो हमने आपको कल ही बता दिया था कि अलैंगिक जनन में सभी एक कोष की जीव ही भाग लेते हैं। ठीक, और उनसे जो संतान प्राप्त होती है वो अपने जनक के समान ही होती है, बिल्कुल सेम टू सेम फोटोकॉपी। ठीक, तो अब इसी अलैंगिक जनन में एक टॉपिक आता है कायिक प्रवर्धन, कि कायिक प्रवर्धन होता क्या है। ठीक, बड़ा लिख दे रहे हैं, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन होता क्या है। देखो, कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि पौधे के किसी कायिक अंग, कायिक अंग का मतलब होता है उसकी काया में, मतलब आकार में सम्मिलित किसी भी अंग। ठीक, पौधे के किसी भी कायिक भाग, जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई या फूल हो गया, किसी भी कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो जड़ हो, किसी भी कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण या नए पौधे को उत्पन्न करना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अब जैसे मान के चलो केला की अगर आप कहीं से जड़ भी लाओगे और जड़ को दूसरी जगह लगा दोगे तो क्या होगा, उससे नया पौधा बन जाएगा। तो ये केला जो होता है वो कायिक प्रवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण या एग्जाम्पल होता है। इसके कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे गुलाब की अगर हम टहनी कहीं से काट के लाएं और लगा दें तो जो टहनी से क्या होता है कि नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो गुलाब भी कायिक प्रवर्धन का अच्छा एग्जाम्पल है। संतरा भी ऐसे ही होता है, उसकी टहनी को अगर हम काट के लाएं और कहीं भी लगा दें तो वो उगाती है। तो ये जो थे कुछ पौधे, ये कायिक प्रवर्धन के एग्जाम्पल थे। एक तो था केला, दूसरा संतरा और तीसरा गुलाब। अब एक और पौधा होता है जिसे हम कहते हैं ब्रायोफिल्लम। वो आपने देखा नहीं होगा, यहाँ नहीं पाया जाता। एक ब्रायोफिल्लम का पौधा होता है, अगर उसकी हम पत्ती को तोड़कर जमीन में अगर रख दें या जमीन में फेंक दें, जैसे कोई ब्रायोफिल्लम की ये पत्ती है, ठीक, यदि हम इसे तोड़कर जमीन पे फेंक दें तो इस पत्ती के नीचे वाले सिरे में क्या होता है कि हल्के छोटे छोटे रोम जैसे प्रवर्ध होते हैं, और ये रोम जैसे प्रवर्ध मिट्टी के संपर्क में आएंगे, उनसे अपना पोषण प्राप्त करेंगे, तो ये धीरे धीरे जड़ों का निर्माण करना शुरू कर देता है, नीचे जड़ें बनाना शुरू कर देता है। ये जड़ें धीरे धीरे क्या मिट्टी में घुसती जाती हैं और इसके ऊपर नए पौधे का विकास होता चला जाता है, और धीरे धीरे समय अनुकूलित होगा तो ये पत्ती क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। पत्ती नष्ट हो जाएगी और एक नया पौधा बन जाता है। तो ब्रायोफिल्लम में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ती से, बाकी गुलाब में कायिक प्रवर्धन होता है काय से, तने से। तो ये कायिक प्रवर्धन जनन की एक विधि होती है जो पौधों में होती है, जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब बात करते हैं ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन क्या होता है। देखो, ऊतक संवर्धन जो होता है वो प्रयोगशाला में देख रेख में किया जाता है। प्रयोगशाला में क्या किया जाता है कि किसी पौधे के टिश्यूज, ऊतक जो होते हैं, उनको काट काट के प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के पोषक माध्यमों में रखते हैं। पोषक माध्यम का मतलब होता है उसमें पानी का एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक माध्यम होते हैं जो एक पौधे को चाहिए होते हैं।
उन पोषक माध्यमों में रख देते हैं काट काट के, और वो कई महीनों सालों तक रखे रहते हैं और उसी पानी से अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। मतलब उसके टिश्यूज जो हमने रखे हैं, ऊतक जो रखे हैं, वो उसी पानी से अपना पोषण प्राप्त करते रहेंगे और जब हमें जरूरत पड़ती तो उसको निकाल के हम कहीं भी रोपित करके नया पौधा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है ऊतक संवर्धन, मतलब ऊतक को संवर्धित करके रखना प्रयोगशाला में, और ऐसे माध्यम में रखना, ऐसे पोषक माध्यम में रखना जिससे वो सभी प्रकार के पोषणों को प्राप्त करता रहे, और जब उचित समय आए 6 महीने या साल भर बाद उसको हम कहीं भी रोपित कर देते हैं और रोपित करने से नया पौधा बन जाता है। क्योंकि इतने दिनों तक जो उसके ऊतक जो होते हैं वो पोषण काय से, लिक्विड से प्राप्त करते रहे, जो पानी होता है उससे प्राप्त करते रहे। ठीक, तो ये होता है ऊतक का संवर्धन। अब एक जनन की और विधि होती है बीजाणु द्वारा जनन। बीजाणु जनन, ये राइजोपस जो होता है, एक पौधा होता है, उसमें बीजाणु द्वारा जनन होता है। ठीक, राइजोपस का पौधा कैसा होता है बना के दिखा रहे। ठीक, कुछ इस प्रकार का होता है राइजोपस का पौधा। आपको पीडीएफ में जैसे हम भेजेंगे तो उसमें बना है, नीचे बनाना जरूर। ठीक, तो जो राइजोपस का पौधा होता है उसमें बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। कुछ बीजाणु कोष में इकट्ठे होते हैं। बीजाणु कोष में क्या होते हैं, बीजाणु इकट्ठे भरे रहते हैं, और जब समय अनुकूलित होता है, जब ये बीजाणु कोष क्या होता है, पककर फट जाता है, तो इससे विस्फोट जैसी आवाज आती है, एकदम से फूट जाता है। जब ये फूटता है तो इसके अंदर के जो बीजाणु होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं, हवा के माध्यम से बहुत दूर तक चले जाते हैं, और जहां पर ये जाकर नीचे गिरते हैं वहीं पर क्या होता है, नया राइजोपस का पौधा उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो इस राइजोपस का जो पौधा होता है उसमें बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। ठीक, तो अब बीजाणु जनन के बाद हम बात करेंगे जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है, जो अभी हमने पढ़ा है, सब जो हमने पढ़ा है, विखंडन, द्विखंडन, पुनर्जनन, ये सब क्या होता है, अलैंगिक जनन में आता है। इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक ही पौधे की आवश्यकता होती है, और उसी पौधे से या उसी जीव से दूसरे नए जीव बन जाते हैं। और कैसे बनते, बिल्कुल वैसे ही अपने जनक के समान, जिससे वो पैदा हुए बिल्कुल उसी के समान बनेंगे। और दूसरी अगर हम बात करें अलैंगिक जनन, वो लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, जैसे नर और मादा। ठीक, विपरीत लिंग क्या हो गए, नर और मादा है, ये हो गया नर, ये हो गया मादा। ठीक, इसके गुणसूत्रों की संख्या XY XX। अब जब ये संलयित होंगे XY और XX, ठीक, नर और मादा जब संलयन करेंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा। नर और मादा
के मिलने से क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज के निर्माण होने के बाद उनमें कोशिका का विभाजन शुरू हो जाता है। कोशिका के विभाजन के शुरू होने के बाद जो गुणसूत्रों का आदान प्रदान स्टार्ट हो जाता है। जब दोनों के गुणसूत्र मिलते हैं तो एक नए प्रकार के गुणसूत्रों का संयोजन होता है, नए प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं। इसलिए जो लैंगिक जनन जो होता है उसमें जो संतान प्राप्त होती है वो अपने माता पिता जैसी नहीं होती है, उनसे अलग होती है, क्योंकि इसमें दोनों के गुणसूत्र आते हैं, माता के भी आते हैं और पिता के भी आते हैं। जब माता और पिता दोनों के गुणसूत्र आए हैं और दोनों के गुणसूत्र मिले हैं तो उससे गुणसूत्रों के मिलने से मतलब गुणसूत्रों का नया संयोजन हुआ है, और नया जो संयोजन होता है वो माता और पिता से अलग होता है। इसलिए जो लैंगिक जनन होता है उसमें जो संतानें प्राप्त होती हैं वो अपने माता पिता से अलग होती हैं, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होती। और जो अलैंगिक जनन होता है इसमें अपने जनक के समान ही प्राप्त होती हैं, इसलिए इनको फोटोकॉपी कहते हैं। और जो लैंगिक जनन होता है इसमें माता पिता से अलग होती हैं, सिर्फ कुछ ही केसेस में ये माता पिता के समान होती हैं, जैसे जुड़वा हुए, यमज। अगर कोई शिशु जुड़वा पैदा होता है तो जो दो जुड़वा पैदा होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जिसे श्यामी यमज कहते हैं। जुड़वा बच्चे भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक, तो जिनकी शकल सेम टू सेम होती है उनमें ही ये चीज़ देखने को मिलती है। तो वो बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है, हर केस में देखने को नहीं मिलता। ठीक, तो हमने लैंगिक और अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया। अब बात करेंगे पुष्पीय पौधों के भाग। नेक्स्ट जो टॉपिक है पुष्पीय पौधे के भाग। एक पुष्पीय पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं? पुष्पीय पौधा आप जानते हो, वो पौधा जिसमें पुष्प होता है। अब जैसे हम गुड़हल के सामान पौधे का अध्ययन करें तो गुड़हल का सामान पौधा कुछ इस प्रकार का होता है। अगर हम वो गुड़हल का जो पुष्प होता है वो इस प्रकार का होता है। अगर हम गुड़हल के पुष्प को बिल्कुल नीचे से डंडी से सहित तोड़ें तो क्या होता है, एक उस पे इस साइड की ओर पत्ती होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वाहदल कहते हैं। वाहदल मतलब बाहर का भाग, ये होता है वाहदल, नहीं इसको हम कहते हैं दल। और जो अंदर की ओर जो पत्तियां होती हैं इसे हम कहते हैं वाहदल। ठीक, और पत्तियों के बीच में कुछ ऐसी संरचनाएं आपको मिलेंगी, ऐसी, ठीक, जो ऐसी संरचनाएं आपको मिलती हैं उनको कहते हैं हम पूरे को, मतलब पराग कोश और इस डंडे को मिला के पूरे को कहते हैं हम क्या, पुंकेसर। मतलब ये जो पराग कोश हुआ इसको और इस डंडे को पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं, पुंकेसर। और इस हिस्से को अकेले को हम क्या कहते हैं, पराग कोश। इसी पराग कोश के अंदर जो पराग कण होते हैं पुष्प पे वो स्थित होते हैं। जब पराग कोश की दीवार परिपक्व हो जाती है, जब पुष्प परिपक्व हो जाता है तो इसकी जो ऊपर की दीवार होती है वो फट जाती है और इससे क्या, पराग कण निकलते हैं। और पराग कण कहाँ जाते हैं, वर्तिका पर जाते हैं, जब पुष्पीय पौधे में निषेचन होता है तब। ठीक, तो जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं पराग कोश। और जो पराग कोश जिस हिस्से से नीचे पुष्प से लगा हुआ होता है, जो डंडा होता है, डंडी, इसे हम कहते हैं पुतंतु। ठीक, इन दोनों को मिला के इस पूरे हिस्से को हम कहते हैं पुंकेसर। ठीक, इसके बाद ये दोनों क्या होगा, ये नर अंग है, नर जनन अंग। किसी भी पुष्प के नर जनन अंग कौन होते हैं, पुतंतु, परागकोश और पुंकेसर। ये दोनों क्या होते हैं, ये नर जनन अंग होते हैं। अगर हम पुंकेसर के बगल में लिख सकते हैं नर जनन अंग। ठीक,
देखो पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी होता है, उसी में क्या होता है, नर जनन अंग होते हैं, उसी में मादा जनन अंग होते हैं। अब एक साइड तो हो गए नर जनन अंग, अब इस साइड होते हैं मादा जनन अंग। जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र। उसी के जस्ट नीचे का नली के समान जो हिस्सा होते हैं इसे कहते हैं हम वर्तिका। और इसी के जस्ट नीचे होता है अंडाशय, जहां पर निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो इन तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, इसको स्त्री केसर। तीनों को मिला के स्त्री केसर मतलब मादा जनन अंग। ये तीनों क्या कहलाते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये होते हैं मादा जनन अंग। तो एक पुष्प में नर और मादा दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक, अब जब दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं तो इनमें परागण होता कैसे है। देखो परागण की सिंपल प्रोसेस होती है, सिंपल विधि होती है। जो परागकोश पे परागकण उपस्थित होते हैं, जब उपयुक्त समय आता है और ये फूटते हैं तो इनसे परागकण रिलीज होते हैं, परागकण निकलते हैं। और ये परागकण आके कहाँ बैठ जाते हैं, वर्तिकाग्र पर, क्योंकि वर्तिकाग्र का मुंह क्या होता है, ओपन होता है, खुला होता है। तो ये परागकण आकर वर्तिकाग्र पर बैठ जाते हैं। और जब परागकण वर्तिकाग्र पर बैठ जाते हैं तो परागकण का अंकुरण शुरू होता है और परागकण में विभिन्न प्रकार के एंजाइम बनते हैं। और उन्हीं एंजाइम की सहायता से जो परागकण होता है उससे एक नली का बनना स्टार्ट हो जाता है। परागकण ऊपर ही रखा है, उससे एक नली का बनना स्टार्ट हो जाता है जो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। ये धीरे धीरे बड़ी होके कहाँ पहुंच जाती है, अंडाशय के अंदर। ठीक, इसे हम कहते हैं, जिस भाग से ये अंदर जाती है इसे हम कहते हैं बीजांड द्वार। ये आपको नहीं है अभी, ये हम आपको बता रहे हैं। ये आपको प्रोसेस 11 में देखने को मिलेगी, 10 में आपको सिर्फ इसके विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन ही करना है। और परागण होता कैसे, नए बीज का निर्माण कैसे होता है, ये आपको 11 में देखने को मिलेगी। तो हम आगे का आपको बता रहे हैं, जब पराग कण से एक पराग नली बनती है तो वो धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाती है, इस पराग कोश के अंदर क्या होती है, अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर पहुंच जाती है। और फिर इधर क्या है, नए बीज का निर्माण होता है, संलयन होता है, निषेचन होता है, नए बीज का निर्माण होता है। और जब बीज का निर्माण पूर्ण हो जाता है तो पुष्प में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कौन सा परिवर्तन देखने को मिलता है, जो दल होते हैं वो क्या होते हैं, सूख कर गिर जाते हैं। बादल भी क्या होते हैं, सूख कर गिर जाते हैं। इसके परागकोश और पुतंतु भी, ये दोनों क्या सूख कर गिर जाते हैं। ठीक, लास्ट में बचता क्या है, सिर्फ आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, जो धीरे धीरे सूखकर टूटती जाती है। और जब ये ऊपर का हिस्सा पूरा सूखकर टूट जाएगा, ये सभी हिस्से क्या होंगे, टूटकर सूख जाएंगे। निषेचन के बाद ये सब कुछ टूटकर सूख जाएगा। बचेगा क्या, अंडाशय के अंदर जो बीजांड है वो अकेला बचेगा। और जब ये अकेला बचेगा तो यही तो बीज होता है, यही बीज का निर्माण होता है। किसी किसी पौधों में एक ही बीज का निर्माण होता है, किसी किसी में बहुत से बीजों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से पुष्पी पौधों में निषेचन होता है। हालांकि निषेचन के बारे में आपको नहीं बताया, इस चैप्टर में है नहीं, आपको हाई स्कूल में है नहीं। सिर्फ आपको हाई स्कूल में इतना है कि एक पुष्पी पौधों में कितने भाग होते हैं और परागण क्या होता है। देखो परागण हम आपको कल भी बताएंगे, परागण कल भी बताएंगे, लेकिन आज हम आपको थोड़ा समझा दें परागण क्या होता है। ये क्या है, वर्तिकाग्र। ये क्या है, परागकोश। देखो परागण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है स्वपरागण
परागण कितने प्रकार का है? तो दो पर, पहला है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। स्वपरागण में होता क्या है, किसी पुष्प के परागकण, जब ये इसमें परागकोश टूटा तो इससे परागकण निकले, किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आके बैठ जाते हैं। जैसे इसके परागकण आए वो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठ गए। जब उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठे, मतलब उसी पुष्प के परागकण, जैसे ये पुष्प है, इसी के परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। और परपरागण में क्या होता है, जब किसी दूसरे, जैसे मान के चलो ये पुष्प है, इस पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प, मतलब इसी जाति के, मतलब ये जैसे सरसों का पौधा है, ठीक, तो एक ही तो सरसों का पौधा नहीं होगा, इसके साइड में और भी बहुत से सरसों के पौधे लगे होंगे, ठीक। तो जैसे मान के चलो इस पुष्प के परागकण है किसी दूसरे पुष्प के परागकण, मतलब उसी जाति के सरसों के पौधे के किसी दूसरे पौधे के पुष्प पर बैठ जाए, तो इसे क्या हम क्या कहते हैं? परपरागण। मतलब इसी जाति के सरसों के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर बैठ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं, ठीक। उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो ठीक है, परागण दो प्रकार के होते हैं, ये तो हम कल बताएंगे ही आप, ठीक। तो आपको सिर्फ इस वीडियो में इतना ही देखना है, पुष्पी पौधों के भाग तक। इसके आगे जो परागण होता है, स्वपरागण, परपरागण, इसको हम कल डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको इतना ही लिखना है, और जो हम पिक भेजेंगे उससे आपको लिखना है, वीडियो में सिर्फ आपको समझना है। बाकी जो आगे का टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक।